अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है पल्मोनरी हाइपरटेंशन। इसकी हम डिटेल में जाएंगे, देखेंगे पल्मोनरी हाइपरटेंशन के अंदर क्या क्या होता है। सबसे पहले नॉर्मल प्रेशर पता होना चाहिए पल्मोनरी सर्किट, इसका सर्किट का वो 10 मिलीमीटर मरकरी होता है। अगर फॉर एग्जांपल 10 मिलीमीटर मरकरी से ज़्यादा हो जाए, 25 मिलीमीटर मरकरी से भी ज़्यादा हो जाए, तो हम उसको क्या इंडिकेट करते हैं, पल्मोनरी हाइपरटेंशन इंडिकेट करते हैं पेशेंट को। अब देखते हैं कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर हैं, क्या क्या इसकी कॉजेज़ हैं जो पल्मोनरी हाइपरटेंशन करवा सकती हैं। देखें, नॉर्मली ये है कि फॉर एग्जांपल आप मेरी बात सुने समझें कि सबसे पहले अथीरोस्क्लेरोसिस जो है ये भी तो हमारी पल्मोनरी हाइपरटेंशन करवा सकती है। अब ये किस तरह करवा सकती है? फॉर एग्जांपल ये देखें जी, एक वेसल है। अब ये वेसल में क्या होता है कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल आके लिपिड प्लाक डिपॉजिट हो जाए। अब यहाँ पे जब लिपिड प्लाक डिपॉजिट हो रहा है, आप मुझे ये बताएं कि जब इसके अंदर लिपिड प्लाक डिपॉजिट हो जाएगा तो जो इसमें ब्लड फ्लो होगा, ये यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस नुक्कर पे हुआ है, ठीक है, यहाँ पे इस एज पे हुआ है। अब मुझे बताएं कि जो यहाँ से ब्लड का फ्लो है वो तेज़ी से नहीं गुजरेगा क्योंकि जगह तंग होगी है, तो वो डेफिनेटली तेज़ी से गुजरेगा। जब ब्लड का फ्लो यहाँ से तेज़ी से गुजरेगा तो पेशेंट के अंदर पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकती है। डेफिनेटली पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकती है। ब्लड आएगा कम लेकिन जाएगा स्पीड से, क्यों? क्योंकि जगह कम है इसके अंदर गुजरने की। समझ आइए आपको मेरी बात? अब देखें, इसको मैं आपको इस तरह समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये एक हार्ट है, ये एक पल्मोनरी वेसल है, पल्मोनरी आर्टरी है। ये हमारा क्या, राइट एट्रियम है, और ये क्या है, राइट वेंट्रिकल है। ऐसे ही है। अब राइट वेंट्रिकुलर से ब्लड आना है किधर? पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। अब फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट के अंदर यहाँ पे करके क्या होगी, लिपिड डिपॉजिट हो गया, थीरोस्क्लेरोसिस हो गई है। अब यहाँ से ब्लड आ तो रहा है, ठीक है, आ पहली बात तो रहा है, कम रहा है, और दूसरी वजह इसमें क्या है कि गुजर रहा है, स्पीड से गुजर रहा है, यहाँ से स्पीड से गुजर रहा है। तो क्या इस पेशेंट मतलब कि रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गई है, ये क्या ले। अब मुझे ये बताएं, क्या इस पेशेंट के अंदर पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकती है? डेफिनेटली इस पेशेंट के अंदर पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकती है। नंबर 1 रिस्क फैक्टर कॉज। और दूसरी बात हम इसकी करते हैं कि आप मुझे बताएं कि फॉर एग्जांपल वेसल्स के अंदर क्या होते हैं, स्मूथ मसल होते हैं ना, हमने यही नॉर्मल एनाटॉमी में पढ़ा है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ऐसे करके स्मूथ मसल है, ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे करके स्मूथ मसल है, ठीक है। अब ब्लड ने इसके अंदर से गुजरना होता है। अब जब स्मूथ मसल की हाइपरट्रॉफी होगी, हाइपरट्रॉफी क्या होता है, साइज़ का बढ़ जाना। अब स्मूथ मसल के साइज़ का बढ़ गया तो ये रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा नहीं हो जाएगी इसके दरमियान। जब रेजिस्टेंस इसके दरमियान ज़्यादा हो जाएगी, अब मुझे ये बताएं कि जो इसके अंदर से ब्लड फ्लो है क्या वो सही गुजरेगा? नहीं, वो भी स्पीड से गुजरेगा और कम गुजरेगा, वेसल तंग हो रही है। तो क्या ये स्मूथ मसल हाइपरट्रॉफी भी पल्मोनरी हाइपरटेंशन करवा सकती है? करवा सकती है। अब देखें, अब इन सब की वजह से ना जो वेसल्स होती हैं उनके अंदर क्या हो जाती है, लीजन हो जाती हैं। जो गुच्छा होता है वेसल्स का, प्लेक्सीफॉर्म लीजन बोलते हैं, इसके अंदर हम देखते हैं, ठीक है। अब इसके आप मुझे आप खुद बताएं कि फॉर एग्जांपल अगर किसी पेशेंट के अंदर पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो गई है, अथीरोस्क्लेरोसिस की वजह से हो रही है, स्मूथ मसल हाइपरट्रॉफी की वजह से हो रही है, क्या उस पेशेंट के अंदर राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो सकती है या राइट साइडेड हार्ट फेलियर हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह हो सकता है। राइट एट्रियम से ब्लड किधर जाता है, राइट वेंट्रिकुलर की तरफ, और राइट वेंट्रिकुलर से किधर जाता है, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। अब देखिए, पल्मोनरी आर्टरी का रास्ता ही तंग है। क्यों तंग है? किसी लिपिड की वजह से या स्मूथ मसल हाइपरट्रॉफी की वजह से। अब रास्ता तंग है तो ब्लड कम नहीं आएगा। जब ब्लड कम यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी के अंदर आएगा, ये जो हमारा राइट साइड ऑफ हार्ट है, राइट वेंट्रिकुलर है, इसको ज़्यादा नहीं काम करना पड़ेगा, ज़ोर ज़ोर से ये बीट नहीं करेगा ताकि जितना इसके अंदर फ्लूइड है वो बाहर निकाल सके। इसी तरह जब वो ज़्यादा काम करेगा तो उसकी क्या हो जाएगी, हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। तो इस पेशेंट के अंदर राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी देखेंगे, डेफिनेटली देखेंगे। अब देखें, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, हार्ट जोर जोर से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एक टाइम आएगा कि उसकी कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी। जब उसकी कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी तो क्या इस पेशेंट के अंदर राइट साइडेड हार्ट फेलियर हो जाएगा? डेफिनेटली हो जाएगा। अब आपको पता चला कि किस तरह इसके अंदर राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होती है, राइट साइडेड हार्ट फेलियर कैसे होता है। अच्छा, ये तो मैंने इसके सारे आपको रिस्क फैक्टर बता दी कि किस तरह ये करवा सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी किसकी क्लासिफिकेशन की। दो में इसको क्लासीफाई किया गया, एक है प्राइमरी और दूसरा क्या है, सेकेंडरी, बेस्ड ऑन इटियोलॉजी। इसकी कॉज पे इसको क्लासीफाई किया गया। अब सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन की। अब सबसे पहले आपने इसमें याद रखना है कि जो प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन है ये ना फीमेल्स के अंदर होती हैं। यंग अडल्ट फीमेल के अंदर ये मोस्ट कॉमन होती है प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन। और इसकी जो कॉज है वो BMPR2 जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाती है। अब BMPR2 जीन करता क्या है, ये ना प्रोलिफरेशन को रोकता है स्मूथ मसल्स की वेसल्स के अंदर। अब फॉर एग्जांपल
किसी पेशेंट के अंदर BMPR2 जीन की म्यूटेशन हो गई है, अब मुझे ये बताएं कि उसकी प्रोलिफरेशन ज़्यादा नहीं हो जाएगी, स्मूथ मसल्स की ज़्यादा हो जाएगी। यही वाला जो सारा कॉन्सेप्ट था ये आपने याद रखना है कि स्मूथ मसल की प्रोलिफरेशन ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी, फ्लो ब्लड स्पीड से गुजरेगा और कम गुजरेगा, पेशेंट के अंदर क्या हो जाएगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगी, अगर हम सिर्फ पल्मोनरी वेसल्स की बात करें। ठीक है, इसको हम कहते हैं प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन। सेकंड, दूसरा हमने क्या इसमें डिस्कस करना है, सेकेंडरी पोली पल्मोनरी हाइपरटेंशन। अब सेकेंडरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन के अंदर आपने ये याद रखना है कि ये किसी ना किसी कॉज की वजह से, ना कि अपनी स्पेसिफिक साइड पे इशू है। पल्मोनरी में इशू है लेकिन किसी और कॉज की वजह से। अब उसके अंदर कॉज और क्या हो सकती है, देखें इस पेशेंट के अंदर, सेकेंडरी वाले के अंदर COPD करवा सकता है हमारा, क्या सेकेंडरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन करवा सकता है, डेफिनेटली करवा सकता है। कैसे, अब देखें हमने जब जब सार्कोडोसिस पढ़ा था, ब्रोंकिएक्टेसिस पढ़ा था, एम्फोसीमा पढ़ा था, ऑब्स्ट्रक्टिव और रिस्ट्रिक्टिव, उसमें मैंने आपको बताया था पेशेंट के अंदर हाइपोक्सीमिया हो रहा है। हाइपोक्सीमिया क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। हाइपोक्सिया होता है कि आपके टिश्यू में ऑक्सीजन कम है, हाइपोक्सीमिया होता है कि आपके ब्लड में ऑक्सीजन कम है। हमने COPD और रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में यही तो पढ़ा था कि पेशेंट के अंदर हाइपोक्सीमिया हो रहा है। जब हाइपोक्सीमिया हो जाएगा तो पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस हो जाएगी, पल्मोनरी वेसल्स तंग हो जाएंगी ताकि उसके अंदर से प्रेशर फ्लो से गुजरे, ब्लड स्पीड से गुजरे और जल्दी से लंग्स के पास जाके फुली सैचुरेटेड होकर दोबारा राइट साइड पे आए और पूरी बॉडी में जाए ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऐसे ही होता है ना, इसीलिए इस पेशेंट के अंदर जो हमारी ये COPD की डिजीज़ है, रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ की डिजीज़ है, वो हमारी पल्मोनरी हाइपरटेंशन करवा सकती हैं। ठीक है, ये आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। हमने पीछे जब पढ़ा था ये COPD, उसमें मैंने बताया था हाइपोक्सीमिया होता है, लेकिन अभी मैंने आपको यहाँ बता दिया कि हाइपोक्सीमिया पल्मोनरी हाइपरटेंशन कैसे करवाता है। अगेन दोबारा बता देता हूँ, फॉर एग्जांपल ये देखें, ये मैंने आपको समझाने के लिए हार्ट बनाया था, ये राइट एट्रियम था, ये राइट वेंट्रिकुलर था, और ये हमारी पल्मोनरी आर्टरी थी। पल्मोनरी आर्टरी ने आगे किधर जाना होता है, हमारे लंग्स के पास जाना। फॉर एग्जांपल ये लंग्स है हमारा, ठीक है। अब देखें किसी पेशेंट के अंदर ऑक्सीजन कम आ रही है लेकिन कम आ रही है, ये ऐसे लंग्स है और इसने इसके नीचे से ऐसे गुजरना होता है और फिर इसने किधर जाना होता है, ऐसे घूम के हमारे राइट साइडेड हार्ट के अंदर जाना होता है। पल्मोनरी वेन्स बन जाती है ना जब ये, सॉरी लेफ्ट के अंदर जाना होता है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकुलर के अंदर जाना होता है इसने। ठीक है, यहाँ से क्या निकलता है, हमारा अयोटा निकलता है। इसी तरह ना, अब देखिए मेरी बात सुने, समझे इस पॉइंट को। अब किसी पेशेंट के अंदर ऑक्सीजन लंग्स के अंदर आ ही कम रही है, अब ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीजन लंग्स के अंदर कम आ रही है, तो जारी सी बात है पल्मोनरी वेसल्स के अंदर भी कम जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोक्सीमिया बोलते हैं। अब हमारा जब यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड आता है राइट वेंट्रिकुलर से, 1/3 ब्लड भी जब यहाँ से गुजरता है ना, यहाँ से 1/3 पोर्शन भी, तो वो फुली सैचुरेटेड हो जाता है, ऑक्सीजन उसके साथ मिल जाती है और वो फ़ौरन यहाँ से गुजर जाता है। ठीक है, जब वो फ़ौरन यहाँ से गुजरता है तो वो पल्मोनरी वेन के जरिए जाता है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकुलर के अंदर। अब किसी पेशेंट के अंदर हाइपोक्सीमिया हो गया है, इसकी वेसल्स ने अपने आप को कंस्ट्रिक्ट करना है, पल्मोनरी वेसल्स ने। ठीक है, जब पल्मोनरी वेसल कंस्ट्रिक्ट करेंगी तो ब्लड फ्लो स्पीड से गुजरेगा लंग्स के पास से, जब वो पास से यहाँ से गुजरेगा तो ऑक्सीजन जल्दी से इसके अंदर आ जाएगी और ये ऐसे किधर सीधा चला जाएगा, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम के अंदर और लेफ्ट वेंट्रिकुलर के जरिए अयोटा में, फिर पूरी बॉडी में सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर। अगर किसी को ना समझ में आए इसको दोबारा रिवाइंड करके देख ले, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो पूछ सकते हैं कि COPD की डिजीज़ में, रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ के अंदर पल्मोनरी हाइपरटेंशन कैसी हो सकती है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। दूसरा, अब देखें कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़, इसमें क्या हो सकता है हमारा, क्या पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ किस तरह। फॉर एग्जांपल अगेन हम इधर बनाते हैं अपना छोटू सा प्यारा सा हार्ट, ये देखें। फॉर एग्जांपल अगर अब किसी का ये जो वेंट्रिकुलर है, ये वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, ये सेप्टा क्लोज नहीं हुआ, ये है राइट वेंट्रिकुलर और ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर, और ये क्या है, राइट एट्रियम और ये लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, ये हमारा अयोटा निकल रहा है और ये हमारा पल्मोनरी वेसल, पल्मोनरी ट्रंक बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये अयोटा और ये पल्मोनरी। ठीक है, अब देखें मेरे इस पॉइंट को समझिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखें अब फॉर एग्जांपल किसी को क्या होगा, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो गया है। अब ये जो ये सेप्टा है, जो ये वाला, ये ओपन रहेगा इसके अंदर, तो जो
बर्थ के बाद ना, आफ्टर बर्थ हमारा जो राइट लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकुलर में क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। इसके अंदर प्रेशर इंक्रीज होता है, बिफोर बर्थ इसके अंदर इंक्रीज होता है। ये पहला पॉइंट एमसीक्यूज आपने याद रखना है। अब आफ्टर बर्थ किसी का ये वाला सेप्टा क्लोज नहीं हुआ, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है पेशेंट के अंदर, तो मुझे ये बताएं कि जो ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर का प्रेशर था, कि क्या ये हमारा इधर से ऐसे क्रॉस करके राइट वेंट्रिकुलर के अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि ये तो सुराख खुला हुआ है, डेफिनेटली जा सकता है। जब यहाँ से ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर का प्रेशर चला गया राइट वेंट्रिकुलर के अंदर, ये तो पल्मोनरी वेसल पड़ी हुई है, तो राइट साइड पे क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। अब हमारा राइट साइड ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगा, ज़ोर ज़ोर से कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड किधर फेंकेगा, पल्मोनरी आर्टरी में फेंकेगा। जब पल्मोनरी आर्टरी में फेंकेगा तो प्रेशर बढ़ नहीं जाएगा, 10 से ज़्यादा नहीं हो जाएगा, तो इसीलिए इस पेशेंट के अंदर भी क्या हो जाएगी, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। एएसटी करवा सकता है, वीएसटी करवा सकता है, जितने भी आपके सेप्टल डिफेक्ट्स हैं ये करवा सकते हैं, ठीक है। सारे एमसीक्यूज है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखने, किस तरह करवा सकते हैं कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीजेस। तो आपने ये सारे, अगर कोई आपसे पूछे तो आपने उसको डिटेल में आपने इसका आंसर देना है। अब देखें, अब फॉर एग्जांपल अगेन ऊपर चलते हैं अपनी इसी डायग्राम पे, इसको मैं सबको यहाँ से रिमूव करता हूँ, ये देखें। अब फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट के अंदर पल्मोनरी एम्बोलिज्म है। अब एम्बोलिज्म सबसे पहले पता होना चाहिए कि एम्बोलिज्म क्या होता है। एम्बोलिज्म फॉर थ्रोम्बस टूट कर, थ्रोम्बस क्लॉट टूट कर आपके ब्लड के अंदर जब ट्रैवल करता है ना, सर्कुलेट करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फॉर एग्जांपल ये वेसल और ये थ्रोम्बस यहाँ से पास कर रहा है ब्लड के अंदर, ठीक है। अब थ्रोम्बस फॉर एग्जांपल हमारा डीप वेनस थ्रोम्बोसिस था, ठीक है, हमारी फिमोरल वेन के अंदर क्लॉट बना हुआ था। जब हमारी फिमोरल वेन के अंदर क्लॉट बना, वो टूटा, वो हमारी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आया। सिस्टेमिक सर्कुलेशन के आपको पता है कि जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किधर आता है, हमारा राइट साइड ऑफ हार्ट, वो यहाँ से ऐसे आया। इसके अंदर फॉर एग्जांपल ये मेरा राइट साइडेड ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये हमारा ऐसे ट्रैवल करके राइट एट्रियम में आया। इसके अंदर थ्रोम्बस ये भी है, एम्बोलिज्म भी है, थ्रोम्बस टूट के एम्बोलिज्म बनाता है ना। राइट एट्रियम से ब्लड किधर जाता है, राइट वेंट्रिकुलर के अंदर। अब राइट वेंट्रिकुलर से वो आके ना यहाँ पे स्टक हो गया, कहाँ पे, ये देखें, ये यहाँ पे स्टक हो गया, पल्मोनरी वेसल्स के अंदर आके पल्मोनरी आर्टरी के अंदर स्टक हो गया। अब मुझे बताएं, राइट वेंट्रिकुलर का प्रेशर किधर जाता था, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जाता था। अब जब ये यहाँ से इसके अंदर जाएगा, रास्ता तंग हो गया, तो स्पीड बढ़ जाएगी, प्रेशर ज़्यादा नहीं हो जाएगा, डेफिनेटली ज़्यादा हो जाएगा। तो जो एम्बोलिज्म है, क्या वो करवा सकते हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन, डेफिनेटली करवा सकते हैं। और एग्जामिनर अगर क्वेश्चन देता है तो वो डीप वेनस थ्रोम्बोसिस का मेंशन करता है, फिर वो बताता है जी ऐसे ऐसे एम्बोलिज्म था, राइट एट्रियम में गया, बताएं इस पेशेंट को क्या है। अब उसको डिस्नी है, शॉर्ट मतलब कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, वो सारे आपको रेस्पिरेटरी के फीचर देख के आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। ये कुछ सेकेंडरी की कॉजेज थी। सेकेंडरी को आपने अच्छे से करना है, क्योंकि प्राइमरी में तो सिर्फ BMPR2 जीन की म्यूटेशन हो रही है ना। अगर फॉर एग्जांपल उस जीन की म्यूटेशन हो जाएगी तो स्मूथ मसल की प्रोलिफरेशन ज़्यादा होगी। जितनी स्मूथ मसल की प्रोलिफरेशन ज़्यादा होगी उतना वेसल तंग होगी। अच्छा, अब सेकेंडरी में और चीज़ें डिस्कस करते हैं। और कौन सी कॉजेज आती हैं सेकेंडरी के अंदर, एक मिनट जी देखें। अब फॉर एग्जांपल किसी का लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर है, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर अब किस तरह से हो सकता है, सबसे पहले लेफ्ट साइड इशू है, लेफ्ट साइड हार्ट इशू है। अगेन यहाँ पे मैं हार्ट की डायग्राम बनाता हूँ, फिर हम इसको समझते हैं। ये देखें, ये लेफ्ट एट्रियम है और ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर है, ऐसे ही है। अब देखें, हमारा यहाँ पे था अयोटा, ऐसे करके, ये क्या था हमारा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अयोटा। अब फॉर एग्जांपल किसी को यहाँ पे माइट्रल वॉल्व होता है, माइट्रल रिगर्जिटेशन मतलब कि बैक फ्लो, ब्लड इसके अंदर था। अब किसी का माइट्रल रिगर्जिटेट ब्लड यहाँ से इस तरह वापस जाएगा, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। लेफ्ट एट्रियम से ऐसे यहाँ पे होता है हमारा राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकुलर, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम से वो ऐसे पल्मोनरी वेन में, पल्मोनरी वेन से फिर ऐसे पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी से फिर ऐसे राइट साइड में जाता है। अब जब लेफ्ट एट्रियम का ब्लड वापस जाए किस तरफ, राइट एट्रियम की तरफ, राइट वेंट्रिकुलर की तरफ, इस तरह करके ना। नॉर्मल तो इसने राइट वेंट्रिकुलर से पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, पल्मोनरी आर्टरी से पल्मोनरी वेन के अंदर, फिर लेफ्ट एट्रियम के अंदर जाना होता है। लेकिन अब हमारे पास पेशेंट है माइट्रल रिगर्जिटेशन का,
उसका ब्लड क्या करता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर से जाता है लेफ्ट एट्रियम के अंदर, लेफ्ट एट्रियम से फिर वो जाता है पल्मोनरी वेन्स के अंदर जो 4 होती हैं, पल्मोनरी वेन्स के अंदर उससे फिर वो जाता है कहाँ पे, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। यहाँ पे हमारी क्या होती है, पल्मोनरी आर्टरी होती है, ठीक है। अब देखें प्रेशर बैक आ रहा है, प्रेशर बैक आने की वजह से अगेन पल्मोनरी वेसल्स के अंदर प्रेशर ज़्यादा नहीं हो गया, तो क्या इस पेशेंट के अंदर पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकती है, डेफिनेटली हो सकती है। अगर एग्जामिनर आपसे पूछे पेशेंट को माइट्रल रिगर्जिटेशन है, ठीक है, माइट्रल रिगर्जिटेशन में क्या होता है, ये ब्लड जो हार्ट जब लेफ्ट साइड कॉन्ट्रैक्ट करती है लेफ्ट वेंट्रिकुलर, तो ब्लड पीछे की तरफ चला जाता है क्योंकि ये वॉल्व बंद नहीं होता, ठीक है, माइट्रल वॉल्व बंद नहीं होता, ऐसे पीछे की तरफ जाता है, जाते जब पल्मोनरी वेन को क्रॉस किया, पल्मोनरी वेन के बाद कहाँ पे वो आ जाता है, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर आ जाता है। जब वो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर आ जाता है तो पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर बढ़ जाता है, तो उसको हम क्या इंडिकेट करते हैं, पेशेंट को क्या हो गया, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो गया। गॉट माय पॉइंट, ठीक है, आपने सारे इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। अब हम डिस्कस करते हैं माइट्रल स्टीनोसिस। अब फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट के अंदर माइट्रल स्टीनोसिस था, इसी डायग्राम को मैं दोबारा नीट करके समझाता हूँ, इसी पे भी समझा सकता हूँ, लेकिन वो ना मिक्स हो जाएगा, आपको समझ नहीं आना। ये देखें अगेन, ये देखें जी, ये हमने बना दिया यहाँ पे ऐसे करके लेफ्ट एट्रियम इस पेशेंट के अंदर, और ये क्या है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकुलर, लेफ्ट वेंट्रिकुलर, ठीक है, ये मैंने बना दिया। अब देखें फॉर एग्जांपल, अब इस पेशेंट के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे उसका क्या पड़ा हुआ है, माइट्रल वॉल्व, ठीक है, यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये है उसकी पल्मोनरी आर्टरी, और ये उसका क्या है, अयोटा, लेफ्ट साइड पे अयोटा होता है ना। अब फॉर एग्जांपल देखें जी, ये पल्मोनरी हमारी जो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड है वो कौन लेके आता है, ऐसे मैं बना देता हूँ, पल्मोनरी वेन लेके आती है, ठीक है। अब किसी के अंदर माइट्रल स्टीनोसिस है, इस वॉल की ये ओपन, फुली ओपन नहीं हो रहा, हाफ ओपन है, तो क्या इसके अंदर जो लेफ्ट एट्रियम के अंदर जो ब्लड था, क्या वो फुली जितना ब्लड था वो लेफ्ट वेंट्रिकुलर के अंदर जा सकता है, नहीं जा सकता ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पड़ा हुआ था 100 ml ब्लड, फॉर एग्जांपल समझाने के लिए, अब यहाँ से 100 का 100 जाना चाहिए लेफ्ट वेंट्रिकुलर के अंदर, लेकिन माइट्रल, ये जो माइट्रल वॉल्व है इसकी स्टीनोसिस है, वॉल्व खुलेगा तो ब्लड जाएगा ना, अभी फुली वॉल्व नहीं खुला, आधा खुला है हमारा, तो आधे में से 50 इसके अंदर चला जाएगा, 50 इसके अंदर ही पड़ा रहेगा, लेफ्ट एट्रियम के अंदर 50 इसके अंदर ही रहेगा, तो जो इसके अंदर ही पड़ा रहेगा वो दोबारा ऐसे बैक फ्लो करेगा पल्मोनरी वेन में, पल्मोनरी वेन से वो आएगा किधर, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर आएगा। अब मुझे बताएं पल्मोनरी आर्टरी में दोबारा प्रेशर इंक्रीज कर गया, डेफिनेटली कर गया, तो इस पेशेंट के अंदर पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकती है, डेफिनेटली इस पेशेंट के अंदर पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकती है। मैंने क्या सारा बताया, कौन कौन सी कॉजेज हैं, सिर्फ हम हार्ट की बात करते हैं कि कौन से ऐसे हार्ट के इशू हैं जो करवा सकते हैं, उसमें सबसे पहले आपने याद रखना है कि माइट्रल स्टीनोसिस करवा सकता है, नंबर 1, नंबर 2 और कौन करवा सकता है, माइट्रल रिगर्जिटेशन करवा सकता है, ये भी याद रखना है, ठीक है। उसके बाद और कौन करवा सकता है, और कौन सी ऐसी कॉजेज है जो करवा सकती है, माइट्रल स्टीनोसिस देख लिया, माइट्रल रिगर्जिटेशन देख लिया, और ASD VSD, ये कौन सी कंडीशन है, ए साइनोटिक हार्ट डिजीज है, ये भी करवा सकती हैं, ठीक है। फिर और हमने क्या देख लिया इसके अंदर, और कौन सी कॉज हो सकती है, हार्ट के अलावा भी एम्बोलिज्म भी हो सकता है इस पेशेंट के अंदर, और COPD भी हो सकता है, ये सारी कॉजेज हैं जो क्या करवा सकती हैं, सेकेंडरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन। ये आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छोटा सा 4 लाइनों का टॉपिक था, मैं सिर्फ आपको अगर ये 4 लाइनें भी करवा देता तो टॉपिक कंप्लीट हो जाता, लेकिन अगर इसको जितना अच्छा एक्सप्लेन किया जाए उतनी अच्छी बात है, ठीक है। ये सारी इसकी इंपॉर्टेंट कॉजेज है जो मैंने आपको बता दिया। अब इसको एक दफ़ा बुक से रीड कर लेते हैं, जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ या जो स्किप हुआ उसको हम अगेन डिस्कस कर लेंगे। हाई प्रेशर इन द पल्मोनरी सर्किट, मीन आर्टेरियल प्रेशर 25 मिलीमीटर मर्करी से ज़्यादा, नॉर्मल 10 होता है, अथेरोस्क्लेरोसिस वही लिपिड प्लाक बन जाता है, स्मूथ मसल की हाइपरट्रॉफी हो सकती है, इंटिमल फाइब्रोसिस, प्लेक्सिफॉर्म लीजन हो सकती है इस पेशेंट के अंदर, ठीक है, जो अगर लॉन्ग टर्म हमारी पल्मोनरी हाइपरटेंशन रहे, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो सकता है, और कोर पल्मोनले। आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कोर पल्मोनले क्या होता है, कि हमारा
राइट हार्ट फेलियर ड्यू टू द रेस्पिरेटरी इशू, वही सीओपीडी याद रखें, सीओपीडी की डिजीजेज वगैरह सारी वो करवा सकती हैं। पोर पल्मोनले वो हाइपोक्सिमिया करवाती हैं, उसकी वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन, और उसकी वजह से राइट साइड हार्ट फेलियर हो सकता है पेशेंट के अंदर। प्रेजेंट विद द एक्सेप्शनल डिस्पनिया पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा, राइट हार्ट फेलियर हो सकता है। क्यों? क्योंकि राइट साइड ज़्यादा काम कर रही है ब्लड को बाहर फेंकने के लिए। सब क्लासिफाइड एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी बेस्ड ऑन एटियोलॉजी। यंग एडल्ट फीमेल्स में होता है, एटियोलॉजी अननोन है। सम फीमेल फॉर्म भी हो सकती हैं। BMPR2 जीन की म्यूटेशन हो सकती है। इसका नॉर्मली काम क्या होता है कि स्मूथ मसल की प्रोलिफरेशन होने नहीं देना। अब सेकेंडरी में क्या हो सकता है? हाइपोक्सीमिया करवा सकता है, सीओपीडी, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, वही सार्कोडोसिस वगैरह जो इंक्रीज द वॉल्यूम्स इन द पल्मोनरी सर्किट, कंजेनिटल हार्ट डिजीज करवा सकती हैं, रिकरेंट पल्मोनरी एम्बोलिज्म, वही जो मैंने आपको डिटेल में सारा एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, आप लिख लीजिएगा, सिर्फ हेडिंग लिखी हुई है, मैकेनिज्म नहीं लिखे हुए हैं। इसको एक दफ़ा हम अपनी फर्स्ट शेड बुक से डिस्कस कर लेते हैं। वहाँ पे उन्होंने क्या लिखा हुआ है? एलिवेटेड द मीन पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर ग्रेटर देन 20, वहाँ पे 25 लिखा था, नॉर्मल 10 होता ना, तो फॉर एग्जांपल 20 से ज़्यादा हो जाएगी तो हम उससे क्या इंडिकेट करेंगे? पेशेंट को पल्मोनरी हाइपरटेंशन है एट रेस्ट। रिजल्ट इन द आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, हार्डनिंग हो जाए आर्टरी की, तब भी हो सकता है। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस भी करवा सकता है। मिडल हाइपरट्रॉफी, इंटिमल फाइब्रोसिस ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी, मतलब कि फाइब्रोसिस हो जाए किसकी? पल्मोनरी आर्टरी की, उसकी वजह से भी हो सकता है। प्लेक्सिफॉर्म लीजन वो देखते हैं हम इसके अंदर। पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रही है, राइट वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, वही सारी इंपॉर्टेंट वही जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगी, एट देन राइट वेंट्रिकुलर फेलियर हो जाएगा इस पेशेंट के अंदर। अब देखें इसके अंदर पैरास्टर्नल हीव सुनते हैं हम एग्जामिनेशन पे। अब पल्मोनरी, सबसे पहले उसने इसकी कॉजेज एक्सप्लेन की हैं ग्रुप बना के, ग्रुप 1, 2, 3, 4 एंड 5। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप 1 की। ग्रुप 1 में उसने क्या? पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन में क्या होता है? आइडियोपैथिक होती है, सबसे पहले नहीं पता, फीमेल में ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू मेल। हेरिटेबल पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन कैन बी ड्यू टू द एन इनएक्टिवेटिंग म्यूटेशन, वही BMPR2 जीन की म्यूटेशन होगी। नॉर्मली क्या काम होता है इसको? ये प्रोलिफरेशन को रोकना। पुअर प्रोग्नोसिस है ये। पल्मोनरी वेस्कुलरेचर एंड द एंडोथेलियल डिसफंक्शन रिजल्ट इन द वैसोकंस्ट्रिक्शन। अच्छा, एंडोथीलेंस एंड द वेसोडाइलेटर। अच्छा, नॉर्मली पता क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये देखें, ये हमारी वेसल है ना, इसके अंदर क्या होता है? नाइट्रिक ऑक्साइड होता है और प्रोस्टासाइक्लिन होता है। ये क्या करते हैं? ये वेसोडाइलेटर होते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल वेसोडाइलेटर हमारी उस वेसल्स के अंदर एब्सेंट है, नाइट्रिक ऑक्साइड और प्रोस्टासाइक्लिन का लेवल कम है, तो जो वेजो कंस्ट्रिक्शन वाले फैक्टर हैं, एंडोथिलिन वगैरह, वो ज़्यादा रिलीज होंगे और वो क्या करवा देंगे? वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा देंगे। पेशेंट के अंदर वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी तो क्या? पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगी पेशेंट के अंदर, ठीक है। पता चल गया किस तरह? वेजो डायलेटर ही नहीं है पेशेंट के अंदर जो वेजो डायलेशन करवाते हैं, तो वो कौन से होते हैं? प्रोस्टासाइक्लिन और नाइट्रिक ऑक्साइड। अदर कॉजेज कौन कौन सी हो सकती हैं इसमें? एम्फीटामिन ड्रग हो सकता है, कोकेन ड्रग हो सकता है, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर हो सकते हैं, HIV इन्फेक्शन करवा सकते हैं, पोर्टल हाइपरटेंशन और कंजेनिटल हार्ट डिजीज भी करवा सकती हैं। वही हमने शिस्टोसोमिया इन्फेक्शन भी करवा सकता है। ये लीस्ट कॉजेज हैं इसकी, ठीक है। जो मेन कॉजेज है वो हमने डिटेल में डिस्कस कर रही हैं। अब ग्रुप 2 के अंदर क्या होता है? ग्रुप 2 के अंदर होता है कॉज इंक्लूड द सिस्टोलिक डायस्टोलिक डिसफंक्शन एंड द वेल्वुलर डिजीज। अब देखें, वही उसने बात कर दी है वेल्वुलर डिजीज़ की। वही फॉर एग्जांपल वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो सकता है पेशेंट के अंदर, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट पेशेंट के अंदर हो सकता है, या सिस्टोलिक डायस्टोलिक में इशू हो तब भी पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है? लंग डिजीजेस, लेफ्ट हार्ट डिजीज ग्रुप 2 हो सकता है। अब बात करते हैं ग्रुप 3 की। अब ग्रुप 3 में क्या होता है? देखें, नॉर्मली ग्रुप 3 में ये होता है कि आपके जो लंग्स के पैरेन्काइमा होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, वो COPD डिजीज, हाइपोक्सीमिया हो जाता है, फाइब्रोसिस हो जाती है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज भी हो सकता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन ज़्यादा हो जाएगी। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में भी यही होता है कि जब हमारा ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में भी ये होता है कि जब पेशेंट का वेट ज़्यादा होता है ना, तो उसकी वजह से उसके वो जब वो सोता है ना तो उसकी कंप्रेशन हो जाती है रेस्पिरेटरी ट्रैक की, मोस्ट लाइकली ट्रैकिया की ना, ठीक है, ओबेसिटी की वजह से। तो फिर पेशेंट सही तरह सो नहीं सकता, उसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। और हाई एल्टीट्यूड पे वैसे ही ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, इसीलिए उसमें भी हो सकता है। रिकरेंट माइक्रोथ्रोम्बाई भी करवा सकते हैं। अब देखें, वही माइक्रोथ्रोम्बाई कर सेक्शनल कम कर देंगे, थ्रोम्बस बन गया तो ब्लड स्पीड से गुजरेगा यहाँ से फ़ौरन गुजर जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये क्या है? ग्रुप 4 में उसने इसको लिखा हुआ है।
अब ग्रुप 5 में क्या होता है, डिफरेंट कॉजेज हो सकती हैं हमारे, ब्लड इशू, ब्लड डिसऑर्डर हो सकते हैं, सिस्टेमिक हो सकते हैं, इसमें सार्कोडोसिस आ सकता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकते हैं जो कंप्रेशन कर देंगे किसके, पल्मोनरी वेस्कुलर बाय ट्यूमर। अच्छा, कुछ ट्यूमर भी होते हैं वो भी हमारी पल्मोनरी वेसल्स के क्या करवा सकते हैं, कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे या ये पल्मोनरी आर्टरी के बिल्कुल ऊपर इस साइड पे कोई ना कोई ट्यूमर कैंसर ऐसे रन कर रहा, तो ये ऐसे वेसल्स को कंप्रेस करेगा। जब ये वेसल को कंप्रेस करेगा तो ब्लड जो है इसके अंदर से सही तरह गुजर नहीं सकेगा, कंस्ट्रिक्ट कर देगी ना दोबारा, वैसे वो रेजिस्टेंस इंक्रीज कर देगी, तो उसकी वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगी। ये उसने ग्रुप में उसको क्लासीफाई किया हुआ था। अगर इस टॉपिक में से किसी का भी कोई भी क्वेश्चन हुआ तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकता है। आपने बच्चों इस टॉपिक को डिटेल में करना ही, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। हमारी पैथोमा पे इस पर कुछ नहीं लिखा हुआ, बेटर तो यही है कि आप इसको यहाँ से कर लें। अल्लाह हाफिज़।